ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। इसके पहले हमने अलजेब्रा का किया था, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाया और वहाँ से इसका पिछला वीडियो जो है हमने अलजेब्रा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कराया था। आज जो है हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा, तो आपको वेबसाइट दिख रही होगी www.globaliti.org। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो पिछला मैंने क्वेश्चन करा रखा उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करना। जब आप अपने फ़ोन में ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप से आपके फ़ोन में खुलेगा। यहाँ राइट साइड आप कॉर्नर में देखेंगे ऊपर की तरफ तो 3 लाइनें बनी होंगी, 3 लाइनें इस टाइप से बनी होंगी। इस लाइन पे आप क्लिक करोगे तो फिर नया पेज खुल जाएगा आपके फ़ोन में और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, 2-3 ऑप्शन होंगे जिसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कोर्स का। आप कोर्स पे क्लिक करोगे, जब कोर्स पे क्लिक करोगे तो फिर फ़ोन में आपके नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपको फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन का कॉलम मिलेगा। तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जो वर्कशॉप कैलकुलेशन पे आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का, वहाँ पे क्लिक कर लेना, फिर आप आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। थोड़ा 2-3 बार चलाइए, चलाने की आदत हो जाती तो और भी चीज़ें उसमें पड़ी हुई, थ्योरी से भी है, एम्प्लॉयबिलिटी से भी है, मतलब और भी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। जो नई अपडेट होती है वो भी वहाँ पे मिलती रहती है। पहला क्वेश्चन है आपका, बिंदु -3,4 को किस चतुर्थांश में अंकित किया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ बताऊंगा, इसको ध्यान रखना, आप बिल्कुल आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। इस टाइप से हमारे चतुर्थांश होते हैं, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, यह होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश और यह होता है चतुर्थ। इस तरह से 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 4। इसको प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, मान लीजिए x है तो यह x डैश हो जाएगा, या मान लीजिए y है तो यह y डैश हो जाएगा, ठीक है। यह x एक्सिस होती है और जो वर्टिकल वाली होती है वो y एक्सिस होती है। तो ये x एक्सिस हो गई, यह y एक्सिस। वैसे इधर वाला यह x एक्सिस, यह y एक्सिस, नीचे y एक्सिस। तो यह दोनों y एक्सिस हो गई पूरा और यह पूरा x एक्सिस हो गई, ठीक है। तो जैसे कोई भी बिंदु जब दिखाया जाता है, मान लीजिए कोई पॉइंट आपको यहाँ पे लिख रखा है 4 और 5, तो जो पहला वाला पॉइंट होता है वो हमेशा x एक्सिस पे चला जाता है। मतलब पहला वाला बिंदु जो होता है वो हमेशा x एक्सिस को डिनोट करता है, किसको, x एक्सिस को। और दूसरा वाला जो बिंदु होता है हमेशा वह y एक्सिस को डिनोट करता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले को y एक्सिस पे चल लो, दूसरे को x। कभी भी अगर 2 पॉइंट लिखा गया है, 2 बिंदु दिए गए हैं, तो पहला वाला हमेशा x एक्सिस पे चला जाएगा और दूसरा वाला y एक्सिस पे, ठीक है। पहला वाला जो x एक्सिस होता है इसको भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। जो y एक्सिस वाला होता है इसको कोटि बोला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें देखते हैं, और जो इसमें आपके माइनस या प्लस का जो निशान होता है वो किस हिसाब से होता है। तो जो हम x एक्सिस पे दाहिने साइड चलते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कोई 2 बिंदु होगा, ठीक है। तो जो पहले x एक्सिस पे चलेंगे, पहला बिंदु किसको चला जाता है, x एक्सिस पे। तो जो x एक्सिस पे हम चलेंगे, x अक्ष पे चलेंगे, यह क्या होगा, प्लस रहेगा, कॉमा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो दाहिने जाएंगे और ऊपर जाएंगे, दोनों स्थिति में क्या होगा, प्लस होगा। अगर कोई भी बिंदु दोनों प्लस में है इसका मतलब वो प्रथम चतुर्थांश में है। द्वितीय में कब होगा, तो पहले हम किस पे चलेंगे, मैंने बताया था पहले x एक्सिस पे चलते हैं, फिर y एक्सिस पे चलते हैं। तो जब x एक्सिस पे चलेंगे तो माइनस, जब हम इधर दाहिने साइड जाते हैं तो प्लस, बाएं साइड आते हैं तो माइनस। वैसे y एक्सिस पे जब ऊपर जाते हैं तो प्लस रहता है, नीचे जाते हैं तो माइनस, ठीक है। x अक्ष पे जब दाहिने साइड जाएंगे तो प्लस रहता है, बाएं साइड आने पे माइनस रहता है, y एक्सिस पे ऊपर जाने पे प्लस रहता है और नीचे आने पे माइनस रहता है। तो अब हम द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में हमें ये 2 लाइनें मिलेंगी, ए वाली और ए वाली। तो पहले हम x अक्ष का देखेंगे तो बाएं साइड आ रहे हैं तो माइनस रहेगा, और y एक्सिस पे ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने पर प्लस रहता है, प्लस होगा। तृतीय वाले में आ जाते हैं। तृतीय वाले मुझे एक ए लाइन मिलेगी और एक लाइन ए मिलेगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x एक्सिस पे हम बाएं साइड आ रहे हैं और बाएं साइड आने पे माइनस होता है, तो यहाँ पे पहला माइनस चिन्ह होगा। दूसरा y एक्सिस पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमें मालूम है नीचे की तरफ आने पे माइनस होता है। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं। चतुर्थ में क्या होता है,
चतुर्थ में हमें एक ए लाइन मिलेगी और एक ए, ये दो लाइनें मिलेंगी। पहले हम एक्स अक्ष पे चलेंगे, एक्स अक्ष पे दाहिनी साइड जा रहे हैं तो प्लस होता है, कॉमा, फिर वाई अक्ष पे नीचे की साइड आ रहे हैं, नीचे आने पे माइनस होता है, माइनस। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लोगे, चाहे जो भी पूछे, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दो बिंदु दे रखा है -3 और 4, और आपको मालूम है पहला वाला जो होता है वह एक्स एक्सिस पे चला जाता है और जो दूसरा वाला होता है वह वाई एक्सिस पे चला जाता है, या भुज या कोटि। तो पहला वाला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो ये किसमें ऐसा हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे द्वितीय चतुर्थांश में, पहला माइनस, एक्स वाला माइनस और वाई वाला प्लस, किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और इसमें भी पहला माइनस है, दूसरा के आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब प्लस है। तो इसका मतलब यह जो एक्सिस होगा किसमें स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन, बस आपको वो चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है बिंदु ए बी सी, तीन बिंदु दिया हुआ, तीनों का हमें क्या दे रखा है, भुज और कोटि दे रखा है। पहले वाले का क्या दे रखा है, ए वाले का 2 दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। बी वाले का -3 और 3 दे रखा है, सी वाले का 2 और 3 दे रखा है। ये चीजें हमें दी हुई है। चलिए देखते हैं कौन सा किसमें स्थित है। ए बिंदु में 2 और 8 है, पहला एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, दूसरा वाई एक्सिस पे, दोनों प्लस हैं। दोनों प्लस किसमें होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। देखिए प्रथम और तृतीय, प्रथम में दोनों प्लस और तृतीय में दोनों माइनस होते हैं, ठीक है। इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, इसमें पहला प्लस दूसरा माइनस। तो प्रथम में दोनों प्लस होते हैं, इसका मतलब यह किसमें स्थित होगा, यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। इसमें आते हैं, इसमें पहला माइनस है दूसरा प्लस है, ऐसा किसमें हो रहा है, पहला माइनस दूसरा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में हो रहा है, इसका मतलब यह द्वितीय में स्थित है। तीसरे वाले में क्या है, इसमें फिर दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो यहां से हम देख रहे हैं 2 प्रथम में स्थित है, 1 द्वितीय में स्थित है। तो ये पूछ रखा था कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यह बिंदु प्रथम और द्वितीय वाले में स्थित है। 2 ही तो मिला, 2 जगह प्रथम मिला, 1 जगह द्वितीय मिला। तो आप ऑप्शन देखेंगे प्रथम और द्वितीय, तो पहला ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकेंड चतुर्थांश। भाई 2 फर्स्ट में 1 द्वितीय में है, मतलब पहला और दूसरा वाला जो होगा ऑप्शन तो फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस चतुर्थांश वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर विपरीत दिशा में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी दी हुई है, लाइट हाउस की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक चीज ध्यान देना, हमें 2 कोण होते हैं जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अवनमन और उन्नयन। जब हम नीचे खड़े होकर कोई चीज ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे आंखों से जो एंगल बनता है वो उन्नयन कोण होता है। और अगर आप कहीं ऊंचाई पे खड़े होकर नीचे की तरफ देखो, आप कहीं ऊंचाई पे खड़े हो जाओ, नीचे जैसे मान लीजिए आप घर पे खड़े हो गए और नीचे से बाइक जा रही है, गाड़ियां जा रही हैं, तो आप अपने घर के छत पे से खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे हो, तो उस समय जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम नीचे खड़े होकर के कहीं ऊपर देख रहे हैं तो उस समय हमारे आंखों से जो कोण बन रहा है, जिस एंगल पे हम देख रहे हैं, वो उन्नयन कोण होता है। कहने का मतलब अगर फिगर में देखा जाए, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो आप यहाँ से उस वस्तु को देख रहे हैं, तो देखेंगे तो इस टाइप से देखेंगे, आपकी आंख क्या होगी, इस वस्तु को मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे थे, तो आपकी यहाँ पे क्या होगी, आंख होगी, जिसके द्वारा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यह जो कोण बन रहा है, जो आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यही कोण क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। अवनमन में क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे, और कोई वस्तु यहाँ है नीचे की तरफ, आप ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें अपना पैर दिखाई देता है, आप ऐसे देखोगे तब तो आपको पैर दिखाई देगा, कोई वस्तु सामने की तरफ देख रहे होंगे तो आपको पैर नहीं दिखाई देगा। आपके आंखों का जो एंगल बनेगा, हमारी आंखों का जो एंगल बनेगा, तो ये हमारी आंख यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे होगी, और यहाँ पे हम इस वस्तु को देख रहे होंगे, तो आंख का एंगल कौन सा, ई वाला बनता है। तो यह जो एंगल होता है, यह होता है हमारा अवनमन कोण, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ देखा अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देखा उन्नयन कोण। उसी चीज पे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से अगर आपने सही से फिगर बना लिया, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। देखिए क्या क्या रहा है कि एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक लाइट हाउस है, मान लीजिए लाइट हाउस है, इसके शिखर पर हम हैं, इसका शिखर यहाँ मतलब शिखर मतलब ऊंचाई पर यहाँ पर है कोई, तो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर विपरीत दिशा में दो जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 60 और 45 डिग्री है। मतलब विपरीत दिशा में दो जहाजें जा रही हैं, हम लाइट हाउस के शिखर पे हैं और हम वहां से देख रहे हैं कि दो जहाज जो कि विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो हम मान लेते हैं कि यह शिखर है, यह लाइट हाउस था हमारा, एक जहाज लाइट हाउस से इधर को जा रही है, दूसरी जहाज लाइट हाउस से इधर को जा रही है। दोनों जहाज कहाँ जा रही है, विपरीत दिशा में, एक जहाज इधर एक जहाज उधर। वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर विपरीत दिशा में दो जहाजें जा रही हैं, ठीक है। तो अवनमन कोण क्रमशः क्या 60 और 45 डिग्री बन रहे हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से देखा, हमने देखा इस जहाज यहाँ जा रही थी, देखा हमने इस जहाज को ऊपर से नीचे की तरफ। अभी मैंने बताया था अवनमन कोण, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो आपको पैर दिखाई नहीं देता, मतलब आप यहाँ से देखोगे तो आपको यह हिस्सा नहीं दिखाई देगा, आपको ये जहाज दिखाई देगा और आपकी आंख यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगी, या आपकी क्या होगी, आंख होगी और आप इस जहाज को ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है। तो यही जो एंगल होता है ये हमारा अवनमन कोण होता है। तो एक अवनमन कोण कितना 60 डिग्री मान लेते हैं, या 60 डिग्री बन रहा है। और जब उस साइड घूम करके हम देखते हैं जो विपरीत दिशा में जहाज जा रही थी, तो हमें वहां भी ऐसे दिखाई देगा कि जहाज मान लीजिए यहाँ जा रही है, तो यहाँ हमारी आंख होगी इस साइड को होगी, तो यह आंख हमारी कैसा एंगल बनाएगी, तो यह एंगल बनाएगी 45 डिग्री का, 45 डिग्री। इधर का अवनमन कोण 60 डिग्री, उधर का 45 डिग्री। और आपको मालूम होगा कि जब दो पैरेलल रेखाएं होती है तो उसमें जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, एकांतर कोण, यह आपस में क्या है, एकांतर कोण है। इस वजह से अगर यह 60 डिग्री तो यह भी 60 डिग्री होगा। उसी तरह यह 45 डिग्री है तो यह भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वह 45 तो यह भी 45, ठीक है। कुछ भी नाम रख लेते हैं, जैसे मान लिया हमने यह ए है, या बी है, या सी है, या डी है। अब बोला भी था दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतना है। मान लीजिए एक जहाज हमारी यहाँ ए बिंदु पे है, दूसरी जहाज बी बिंदु पे है, दोनों अरे सॉरी सी बिंदु पे, दोनों विपरीत दिशा में जा रही थी। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 ब्रैकेट में √3 + 1/√3, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, ठीक है। निकालना क्या था, लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैंने बताया था यह लाइट हाउस है जिसके ऊपर हम खड़े होकर देख रहे थे, मतलब मुझे इस लाइट हाउस की ऊंचाई हम मान लेते हैं यच है, मुझे यही यच चाहिए, लाइट हाउस की ऊंचाई चाहिए कितना होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में देखते हैं, यह है हम जनरली हम जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है उसमें tan का यूज़ करते हैं, जरूरत पड़ने पर साइन और कॉस भी यूज़ किया जाता है, पर मैक्सिमम काम हमारा tan वाले से निकल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे यह 60 डिग्री है, तो tan का लगाएंगे फार्मूला, tan 60 = tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे इस फार्मूले से, मैंने बताया इस टाइप का फार्मूला इस टाइप से होता है। पहला साइन को प्रदर्शित करता है, दूसरा कॉस को प्रदर्शित करता है, तीसरा tan को, या कॉट को, या सेक को, और यह वाला कॉसेक को। तो साइन का मतलब लंब बटे कड़, कॉस का मतलब ए से आधार, के से कड़, आधार बटे कड़, tan का मतलब यल से लंब, ए से आधार, लंब बटे आधार, कॉट लेंगे तो आधार बटे लंब, सेक लेंगे तो कर्ण बटे आधार, और कॉसेक लेंगे तो कर्ण बटे लंब। यल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण होता है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल आसानी से याद होगा। तो tan का चाहिए तो tan का लंब बटे यल बाई ए है, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। और हमें यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे लंब कितना है, तो ये जो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं tan 60 अंश किस में लिए हैं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है, तो लंब मतलब BD, मतलब लंब हमें वहाँ पे यच हमने मान रखा कि यच है। आधार कितना है, आधार AB है, क्योंकि आधार की वैल्यू हमें पता है नहीं, तो सीधे जो दिया हुआ वही लिख लेंगे, AB है तो AB लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं tan 60 अंश से sin 60 अंश का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 60 अंश का मान होता है √3, इसके बराबर क्या हो जाएगा, h/AB, ठीक है। अब यहाँ से AB बराबर अगर हम लेना चाहें तो क्या होगा, h/√3 हो जाएगा। अगर मैं AB की वैल्यू निकालना चाहूँ कि ये AB का मान कितना है, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB यहाँ आ जाएगा
और यह यहाँ आ जाएगा h/√3। एक यह इक्वेशन में मिला, समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज जो बगल में बन रहा है, त्रिभुज DBC में, ठीक है। अब उसमें देखते हैं, उसमें 45 अंश है तो हम लिख लेंगे tan 45 अंश बराबर, और आपको मालूम है tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan 45 अंश बराबर लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। तो लंब का मान यहाँ भी सेम है, दोनों में लंब कॉमन है, मतलब यहाँ पे h होगा। तो h बटे आधार, तो आधार BC मान लेंगे। भाई नई वैल्यू पता है तो BC लिख लेते हैं, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे tan 45 अंश का मान 1 होता है, h/BC। हमें BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC इधर आएगा, h उधर बच जाएगा, h हो जाएगा। दो चीजें पता चल गई, AB बराबर और BC बराबर, दो इक्वेशन बने। समीकरण 2 हम मान लेते हैं। और मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, यही EH की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए AB और BC अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, AB + BC, तो यह पूरा क्या होगा, AC के बराबर हो जाएगा। बात को समझिएगा, AB है, यहाँ से यहाँ तक दूरी AB है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, BC है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो AB + BC बराबर किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, पूरी दूरी के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर AB + BC। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे AC की वैल्यू मालूम है, AC पूरी दूरी हमें पता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे रखेंगे तो हमें वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो AC का मान दे रखा है, AB + BC के बराबर होगा, और AB और BC का मान हमने निकाल रखा है। यहाँ AB का निकाला था, यहाँ BC का निकाला था। इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, काम बन जाएगा। AC का मान कितना है, 200 ब्रैकेट में √3 + 1/√3 इज इक्वल टू AB बराबर आया था h/√3 प्लस BC का मान आया था h, ठीक है। इसकी वैल्यू आई थी h। यहाँ पे होगा 200 ब्रैकेट में √3 + 1/√3 और इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम h कॉमन ले लेते हैं। h कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1/√3, h बाहर निकल गया है, प्लस h था बाहर चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 200 √3 + 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, h लिखेंगे और इसमें लघुत्तम ले लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 1 + √3/√3। यही होगा ना, √3 के यहाँ गुणा होगा तो इस टाइप से हो जाएगा। तो √3 + 1 लिखिए या 1 + √3 लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो यह दोनों वैल्यू सेम हो गई तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, h = 200 मीटर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या, h की वैल्यू पता चल गई, मतलब जो लाइट हाउस की ऊंचाई थी वो पता चल गई, कितना आया, 200 मीटर। ऑप्शन बी देख लेंगे आपका सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको फिगर बना लिया अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ करके तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पेड़ आंधी में टूट गया है। आंधी में एक पेड़ हमारा टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है। क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर बनाना है, ठीक है। और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है। चलिए फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेड़ जो है आंधी में टूट गया। मान लिया हमने कि मेरा पेड़ इतना बड़ा रहा होगा, मेरा पेड़ था इतना बड़ा था, ये क्या है, मेरा पेड़ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा एक पेड़ था इतना बड़ा। पेड़ कह रहा था आंधी में टूट गया और उसका जो शीर्ष था भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टूटा है, सॉरी टिका है। तो मान लेता हूं जब आंधी आई तो पेड़ मेरा यहाँ से टूट गया। पेड़ कहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, कहीं से भी टूट गया, मान लिया मैंने यहाँ से टूट गया। जब पेड़ टूटेगा तो यह वाला हिस्सा क्या होगा, लटक के जमीन पे टकरा जाएगा। पेड़ भाई ऐसे टूट गया तो यह जब हिस्सा टूटा तो यह आके कहाँ लग गया, यहाँ जमीन पे आके टकरा गया। तो वह बता रहा है जो पेड़ का शीर्ष था जो टूटा था वह जब जमीन पे आके टकराया तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मैं यह लाइन इसके जड़ से मिला दूं तो यह बता रहा है कि जब पेड़ लंबा था, जब आंधी में टूटा तो उसका शीर्ष आके जमीन पे टिक गया। जब जमीन पे टिका तो इसके बीच में जो एंगल बना वो कितना बना, 30 डिग्री बना। उसके आगे क्या कह रहा है, और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है।
कि जब यह टूट करके गिरा यहाँ पर तो 30 डिग्री का कोण बनाया और यह दूरी इसकी जड़ से, पेड़ का जड़ यहाँ रहा होगा तो पेड़ की जड़ से इसकी दूरी कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर। बस अगर आपने फिगर बना लिया तो आपका काम बन गया। इसमें मेन चक्कर बस फिगर का होता है। अगर आपने फिगर बना लिया क्वेश्चन को पढ़ करके ढंग से तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ है हमारे पास। पूछा क्या है, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। पेड़ की ऊंचाई मतलब क्या था, पहले भाई बीडी की लंबाई के बराबर था पेड़ ना, आधे में टूट के इतना हो गया। तो मान लेते हैं कि पहले बीसी का हम निकालेंगे, बी से सी तक की ऊंचाई मान लेते हैं कितना है, एच है, स्मॉल एच। और पेड़ की टोटल ऊंचाई मान लो कैपिटल एच है। कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप नाम भी लिख सकते हो। तो चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं उसको। तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, मैं वह वाला साइन कॉस टेन जो भी लेना हो, कौन सी वैल्यू लूँ जिसमें मुझे भाई आधार पता है, एंगल भी पता है, लंब को निकालना है। तो मतलब मैं ऐसा वैल्यू लूँ कि जिसमें आधार का नाम आए और लंब का नाम आए, तब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वह किसमें होता है, साइन कॉस टेन, टेन ये लास्ट वाला होता है ना, लंब बटे आधार। मतलब टेन में लंब और आधार दोनों आ रहे हैं और मुझे लंब और आधार की जरूरत है, ताकि आधार का मान पता है, लंब वाला निकल जाएगा। तो इसका मतलब मैं टेन का मान ले लूंगा। टेन 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब हमने मान रखा है, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। लंब का मान हमने एच मान रखा है, या फिर चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लंब एच, या फिर बीसी भी लिख सकते हैं, बीसी, ठीक है, बटे आधार कितना है, आधार 30 मीटर है, 30। टेन 30 अंश का मान 1/√3 होता है, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बीसी बटा 30। बीसी बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 30/√3, ठीक है। अब इसको नॉर्मल हम सॉल्व करें तो परमेयीकरण बोला जाता है, जो हर दिया होता है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। मतलब √3 है, नीचे √3 का गुणा कर दीजिए, ऊपर भी √3 का गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को काट देंगे फिर वही वैल्यू आ जाएगी, 30/√3। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, बीसी बराबर ऊपर बचेगा 30/√3 और नीचे जब √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। जब सेम का गुणा होता है तो कड़ी खत्म हो जाती है, 3 आ गया, 3 दहा में 30, तो बीसी का मान आ गया 10/√3। किसमें वैल्यू, ये सब मीटर में है तो यह आएगा मीटर में। हमें ये वैल्यू किसकी पता चली, बीसी की, बीसी मतलब एच की। इसकी वैल्यू पता चल गई, कितना पता चल गई, 10/√3, यही है ना, मीटर। हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई चाहिए, तो आप समझिए यहाँ से कि मुझे BC का मान पता चल गया, और अगर CD का मान पता चल जाए तो टोटल ऊंचाई पता चल जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई पता चल गई, अगर इतना और पता चल जाए तो मुझे पेड़ की टोटल ऊंचाई पता चल जाएगी। अब यह वैल्यू किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि जो पेड़ था यहाँ से टूटा था और यहाँ के टकरा गया था, मतलब जो यह लंबाई होगी वही यह भी लंबाई होगी, क्योंकि जो पेड़ टूटा था तो वही तो, मान लीजिए पेड़ ऐसे यहाँ खड़ा था, जब ये टूटा तो यहाँ आके जमीन पे टकरा गया, तो यह वाली लंबाई या यह वाली लंबाई दोनों सेम है ना, क्योंकि जो हिस्सा वहां से टूटा वही आके यहाँ टकराया था। तो आप कह सकते हो जो DC होगा वह AC के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं AC का मान निकाल लूँ तो वह DC के बराबर होगा, इसका मतलब AC का मान निकल जाएगा, तो उसमें इसको जोड़ देंगे तो मुझे टोटल ऊंचाई पता चल जाएगी। अब AC का मान निकालने के लिए मुझे किसका वैल्यू चाहिए होगा, तो कोई भी हो, आधार हो, लंब हो, कुछ भी आए, मतलब ऐसा फार्मूला हो जिसमें कर्ण का भी नाम आए। तो आप देख रहे हैं पहला ही है, साइन अगर हम लेंगे तो लंब बटा कर्ण। आप साइन भी ले सकते हो, कॉस भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी लोगे आपका काम हो जाएगा। साइन ही ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है, साइन 30 अंश बराबर, साइन बराबर क्या होगा, L/K, लंब बटे कर्ण। लंब के वैल्यू हमने निकाला था 10/√3, 10/√3 बटे कर्ण की वैल्यू AC, वही हमें निकालनी है, ठीक है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर 10/√3 बटे AC। तो AC का मान कितना होगा, तेरा गुणा कर लेंगे, तो AC बराबर आ जाएगा 10 दूना 20/√3 मीटर। यह AC की वैल्यू आ गई। और अभी हमने बात किया था कि जो AC का मान होगा 20/√3,
ठीक है, क्या मीटर। जो AC का मान होगा यही DC रहा होगा, क्योंकि DC वाला हिस्सा ही टूट करके यहाँ आके टकराया है, तो AC और DC क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब AC जो होगा वो बराबर होगा DC के, या कह लीजिए CD के, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे CD बराबर भी क्या हो जाएगा, जो AC का मान होगा CD का भी होगा 20√3 मीटर। मतलब यह वाली वैल्यू हमें पता चल गई कितना है, 20√3 मीटर। हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई चाहिए। टोटल ऊंचाई मतलब BD, टोटल ऊंचाई क्या होगी, BD। पेड़ की कुल ऊंचाई मतलब BD बराबर BC प्लस CD। BC का मान हमने निकाला था 10√3 प्लस CD की वैल्यू थी 20√3। दोनों को जोड़ देंगे, 20 10 30, 30√3 मीटर। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, 30√3। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल बस आपको ध्यान से सोचना है, फिगर बनाना है, ध्यान से सोचना है। क्वेश्चन आपको जैसे बोला है वैसे फिगर बनाते चले जाइए और आराम से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, एक लड़का 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। एक लड़का है जो पतंग को उड़ा रहा है और जो लंबाई है धागे की वो 150 मीटर है। मतलब जिससे आप पतंग जैसे उड़ाते होंगे तो भाई पतंग तिरछे उड़ती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट तो ऐसे ऊपर को उड़ती नहीं है। जब भी रहते धागा देखते तिरछे होती है। तो हम पतंग जब उड़ा रहे हैं, बता रहा है कि वो पतंग उड़ा रहा है जो लड़का, वो 150 मीटर लंबा धागा लिया हुआ है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या होगी। यह मान करके धागा सीधी रेखा में, क्योंकि पतंग उड़ रही है तो हमें मान लेते हैं कि बिल्कुल सीधी रेखा में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पतंग उड़ाते होंगे तो देखते होंगे धागा ऐसे दिखता है ऐसे, और यहाँ पे पतंग हमारी उड़ रही होती है। तो भाई हमें एजम्पशन कर रहे हैं कि जो हमारी पतंग है वो बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में उड़ रही है, धागा तिरछा नहीं है। ठीक है, तो चलिए उस हिसाब से फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला है 150 मीटर लंबा धागे के साथ पतंग उड़ रही है। मान लीजिए एक लड़का यहाँ खड़ा होगा, ठीक है, वो पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग उड़ रही होगी तो ऐसे तिरछे उड़ रही होगी भाई, ऐसे तो धागा रहता है तिरछा में, और यहाँ पे हमारी पतंग होगी, क्या होगी, यहाँ पे पतंग होगी, और यहाँ लड़का खड़ा उड़ा रहा है। तो बोला कि जब यह धागे की लंबाई कितनी है, लड़का यहाँ है पतंग यहाँ है, यह धागे की लंबाई दे रखी है 150 मीटर। ठीक है, पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। कि यह जो धागा आ रहा है, मैं मान लेता हूँ लड़का यहाँ खड़ा है तो भाई जमीन का यह क्षैतिज लाइन हो जाएगी। तो यह क्षैतिज रेखा के साथ जो यह धागा है यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब उन्नयन कोण है। ठीक है, भूमि से पतंग की ऊंचाई, अब जो पतंग है भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, तो सीधे यहाँ से हम एक लाइन खींच ले, यह जो हाइट होगी यही पतंग की भूमि से ऊंचाई होगी, यही वाला होगा ना। यहाँ से हम सीधे लाइन खींच दें तो यह वाला जो हाइट होगी वो पतंग की ऊंचाई होगी। ठीक है, कुछ भी नाम रख लेते हैं ABC। ठीक है, अब मुझे निकालना है पतंग की ऊंचाई, मतलब BC का मान निकालना है। किसका मान, BC, यही हमारा यच होगा, यही पतंग की ऊंचाई होगी BC वाली। ठीक है, हमें कर्ण का मान पता है, तो इसका मतलब आपको ये फार्मूला याद होगा, इस हिसाब से देखते हैं हम। ऐसा लेंगे, मतलब साइन कॉस टैन कुछ भी लीजिए, पर वह लीजिए जिसमें, क्योंकि हमें कर्ण की वैल्यू पता है ना, आधार का नहीं पता है। अगर मैं टैन लूंगा तो लंब और आधार का बात आ जाएगा, ना ही हमें लंब का मान पता है ना ही आधार का मान, दोनों वैल्यू नहीं पता तो नहीं सॉल्व होगा। कम से कम जो दो मान होते हैं उनमें से एक पता होगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें कर्ण पता है, मतलब मैं ऐसा मान लूँ जिसमें लंब और कर्ण दोनों आए, क्योंकि हमें लंब का मान पता करना है और कर्ण हमें पता है। तो इसमें देख रहे हैं पहला ही जो है L/K, इसमें लंब और कर्ण दोनों आ रहे हैं, और ये किसका होता है, यह होता है साइन का। इसका मतलब मैं त्रिभुज ABC में साइन का मान निकालूं तो काम बन जाएगा। साइन 60 अंश इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब मतलब BC, या कह लीजिए हमने यच मान रखा है, लंब यच जो BC है, बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 150 है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, इज इक्वल टू H/150। ठीक है, H की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 इंटू √3/2, 2 से कटेगा 75, इज इक्वल टू आ जाएगा 75 √3 मीटर ऊंचाई बराबर। और यही हमें निकालना था कि पतंग की ऊंचाई कितना है,
तो ऑप्शन बी दिख रहे होंगे आप 75/√3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी PDF कहाँ से डाउनलोड करना है मैंने आपको बताया था, www.globalita.org, वहाँ वेबसाइट पे जाइए, वहाँ बिल्कुल आसानी से PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।